हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में हम अभी आगे देखेंगे मृदा के गुण। ठीक है, हमने कल क्या देखा था? हमने कल मृदा के प्रकार देखे थे। कितने प्रकार देखे थे? मृदा के 3 प्रकार हैं। एक होती है मृत्तिका, एक होता है मृण्मयी और एक होता है बालुई मिट्टी। ठीक है ना? तो अब आगे देखेंगे मृदा के गुण कैसे पाए जाते हैं, किसे कहते हैं या कौन कौन से हैं। आपने मृदा के कुछ उपयोगों की सूची बनाई है। आइए अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करेंगे। सबसे पहला है मृदा के जल अंतःस्रवण दर, मतलब जो पानी होती है वो सोखने का दर। ठीक है, बूझो और पहेली ने 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर का आमाप के 2 वर्ग अंकित किए, जिनमें से एक उनके घर में फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। ठीक है, जो 50 मिट्टी के 50 बाय 50 सेंटीमीटर का जो वर्ग एक अंकित किया, वो एक था उसके घर के फर्श पर, जहाँ पर मार्बल जड़े हुए होते हैं या फिर टाइल्स लगाई हुई होती है। ठीक है, और दूसरा जो आमाप बनाया 50 बाय 50 का, वो कच्ची सड़क पर बनाया, मतलब घर के बाहर जहाँ पर मिट्टी है। उन्होंने 2 समान अमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। उन्होंने एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दिया। उन्होंने देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर बह गया और अवशोषित नहीं हो पाया, जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो गया। ठीक है, जो घर में माप बनाया था 50 बाय 50 का, उस पर उसने पानी गिराया 200 ml, तो वह पानी सर से बहने लगा। ठीक है, मतलब लंबा हो गया। जैसे आपका गिलास गिर जाता है पानी से भरा हुआ और वो कैसे बह जाता है, फैल जाता है, उसी तरह से। और जो उसने बाहर सड़क पर जो आमाप 50 बाय 50 का बनाया था, उसमें उसने पानी डाला, तो क्या हुआ? वह पानी जमीन में अवशोषित हो गया। आइए इसे समझने के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, मतलब कि पानी अवशोषण होना। ये क्रियाकलाप से पहले हम कुछ बातें करेंगे, क्योंकि यह जो बातें हमने पढ़ी वो आपके आखिरी वाले अध्याय में भी आएगा कि आजकल जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पानी के सोर्स हैं, उसमें से एक तो हम बारिश का पानी बंधों में बांध लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, वो हम यूज़ करते हैं। दूसरा पानी जो होता है वो नदियों से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन तीसरा वाला जो सोर्स है हमारा, जो कुएं और बोर आदि से निकाला जाता है, वो जो पानी होता है वो कहाँ से हम प्राप्त करते हैं? वह हम भूगर्भ जो जल हमारा इकट्ठा होता है, जो बारिश जब गिरती होती है, तो वो कोई भगवान नीचे कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि पृथ्वी से पानी निकाला करो और हमें मिलता रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वह पानी कहाँ से आता है? वह पानी जो होता है वो जब बारिश गिरती है, तो बारिश का जो पानी होता है वो ज़मीन में अवशोषित होता है, जो ज़मीन में उतर जाता है और खड़कों के बीच में, मिट्टी के बीच में जो गड्ढे बने हुए होते हैं, उसमें संग्रह होता है उसका। तो हम वही पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर वो पानी हम निकालते रहेंगे, लेकिन वो अगर वह पानी बारिश ना गिरे या फिर हम लोग मिट्टी का ये जो स्तर है उसको ढक दें पूरा, मतलब उस पर सीमेंट के ये जो रास्ते वास्ते बनते रहते हैं, आजकल सोसाइटियों में बड़े बड़े वो पत्थर लगाए जाते हैं, तो वो पूरा पानी वो बह जाएगा। कहाँ से? नदी नाले में होकर, नदी से मिलकर वापस समंदर में चला जाएगा। वो ज़मीन में नहीं उतरेगा, तो फिर हमें बोर में से पीने के लिए पानी कहाँ से प्राप्त होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि नीचे का पानी अगर ऊपर हम खींच ले रहे हैं और वापस से वो पानी ज़मीन में नहीं जा रहा है, मृदा में नहीं जा रहा है, तो हमें वो पानी कैसे मिलेगा? ये आपके यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगले पाठ में आएगा, तो ये सोचिएगा। आइए इसे समझने के लिए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। तो कौन सा है वो देखो। इस क्रियाकलाप के लिए कक्षा के सभी छात्रों को 3 समूह या दल बना लेने हैं। ठीक है, आप 10-10 बच्चे हो जाइए एक तरह पर और अपना अपना दल बना लीजिए। दल ए को हम ए नाम देंगे, बी को हम बी नाम देंगे और तीसरे को हम सी नाम देंगे। आपको यह मालूम करना है कि किसी दिए गए स्थान पर पानी कितनी तेजी से मृदा से नीचे चला जाता है। आपको एक खोखले
बॉयलन अथवा पाइप की सहायता लेनी होगी। ठीक है, और आपको वापस से वो 3 जो नमूने हैं हमारे पास, 3 जो प्रकार है हमारे पास, कौन कौन से, वही एक तो हमारी वो चिकनी मिट्टी जिसे हम मृतिका कहेंगे, एक होती है मृमणई और दूसरी होती है वो बलुई मिट्टी। ठीक है, मृण्मयी, ठीक है, और दुमटी मिट्टी। ठीक है, तो दुमटी मिट्टी, बलुई और मृण्मयी को हमें 3 मिट्टी लेनी है और उन्हें क्या करना है, एक पाइप में भर लेना है। समान व्यास के पाइप का उपयोग करें। ऐसे पाइप प्राप्त करने के लिए आप कुछ सुझाव पर विचार कर सकते हैं। अगर आपके पापा प्लम्बर है या फिर किसान है तो आप ऐसा पाइप पा सकते हो। आप उसको आरी से काट कर तीन एक जैसे पाइप बना सकते हो। ठीक है, ये पीवीसी का पाइप मिल जाते हैं ना, यहाँ पर हम तो शहरों में रहते हैं तो यह पाइप हमारे लिए घर में है तो सही, वो जो गटर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेकिन किसी के घर में बच भी सकते हैं या फिर आप इसको खरीद भी सकते हैं फुट के भाव से। यदि संभव हो तो एक अमाप की 3 छोटे टीन के डिब्बे भी ले सकते हो आप, जिसकी तली आपको काट लेनी है। सोडा बोतल की मिल जाएगी आपको। यदि पीवीसी पाइप उपलब्ध हो तो इसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट ले और उनका उपयोग करें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जिस स्थान से आमाप मृदा एकत्रित करें वहां पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसा कर लगा दें। मतलब 3 हमें अलग अलग जो मृदा लेनी है उसमें हमें पाइप को मृदा के अंदर 2 सेंटीमीटर गहराई तक धंसा देना है। अब पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, आपकी तो सोडा बोतल होती है वो छोटी वाली, वो 200 ml की आपको मिलेगी। तो अब हमें क्या करना है, वो पाइप को धंसा देना है और उसको भरना है। ठीक है, और आपको ये नोट कर लेना है कि जब आपने पानी डाला आरंभ किया था, जब सारा जल भूमि वह समय आपको नोट कर लेना है। तो जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित अर्थात अंतःस्रावित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट करिए। मतलब वो खाली होने में, मतलब पानी का अवशोषण होने में कितना समय लगा। हमें अलग अलग मिट्टी में यह पाइप धंसाने हैं, याद रखना। सिर्फ पूरे मिट्टी बलुई मिट्टी में नहीं धंसा देने हैं कि एक समय आपको एक जैसा मिले। ठीक है, एक पाइप जो है वो बलुई मिट्टी में दबाना है, एक है वो दुमटी में दबाना है और एक है मृण्मयी में दबाना है। पाइप में डालने समय पानी न तो छलके और न ही पाइप के बाहर गिरे। तभी हम एक जैसा प्रयोग कर रहे हैं तो सबको एक जैसा पानी देना है। 200 ml जल के मृदा में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना निम्नलिखित सूत्रों के माप द्वारा कीजिए। तो यहाँ पर अंतःस्रवण दर किसी भी मिट्टी या मृदा का मापने के लिए यह सूत्र है। अंतःस्रवण दर ml मिनट, ml के छेद में मिनट इज इक्वल टू जल की मात्रा ml में नापी जाएगी और उसके भाग में अंतःस्रवण दर अवधि मिनट में मापी जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूनों में 200 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगते हैं, तो हमें अंतःस्रवण दर क्या प्राप्त होगा, 200 ml भाग में 20 मिनट, तो हमें मिलेगा 10 ml मिनट। ठीक है, 10 ml पर मिनट, मतलब कि 10 ml पर मिनट टाइम लगा। अपने दल द्वारा दिए गए मृदा के नमूनों में अंतःस्रवण दर की गणना कीजिए। अपने निष्कर्षों की तुलना अन्य दलों के मृदा के नमूनों की अंतःस्रवण दर से कीजिए। मृदा के नमूनों को अंतःस्रवण दर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। मतलब यहाँ पर हमें यह देखना है, यह हमने कक्षा 5 में जब पढ़ा था तो हमने बोतल के ऊपर छलनी रखी थी, छलनी में मिट्टी डाली थी और उस पर पानी डाला था और नीचे देखा था कि किस मिट्टी में, किस मृदा में सबसे ज़्यादा जो पानी है वह स्रवण मतलब अपने आप से निकालने की क्षमता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम पानी डालेंगे तो रेत वाली जो मिट्टी है वह अपने आप में ज़्यादा जल्दी से पानी को सोख लेगी, जबकि चिकनी मिट्टी है वो इतनी जल्दी पानी को सोखती नहीं है। और
जो कापाड़ मिट्टी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे दुमटी मिट्टी, तो वह मध्यम स्तर पानी को शोषण अवशोषण करेंगी। यही उसका निष्कर्ष निकलेगा। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।